हेलो नमस्कार। हम लोग पिछले वीडियो में सल्तनत कालीन प्रशासनिक चीज़ों के बारे में अच्छे से जाने थे। अब जो है सल्तनत कालीन सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, शिल्प तकनीक कैसा रहा था, इन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं। वैसे तो सल्तनत कालीन सामाजिक स्थिति की जानकारी के जो स्रोत हैं ये बहुत काफ़ी सीमित है। इतिहासकारों ने आम जनजीवन और सामाजिक संरचना की व्याख्या करने के बजाय जो है दरबारी घटनाओं, अमीरों और अधिकारियों के जीवन के बारे में जो है बहुत कुछ लिखा है। लेकिन इसके बावजूद भी अमीर खुसरो की रचना और अमीर खुसरो की रचना, बरनी की रचना और एक है ईशान, इनके जो साहित्य हैं, इनके साहित्य से सल्तनत कालीन सामाजिक स्थिति के बारे में कुछ जानकारी मिलती है। जहां तक सामाजिक स्थिति के बारे में अगर बात किया जाए तो 12वीं शताब्दी में तुर्क साम्राज्य की स्थापना के साथ ही जो है सामाजिक संरचना में काफी परिवर्तन आया है। जहां एक और पूर्व के वर्ण आधारित समाज में जटिलता देखी गई, वहीं दूसरी ओर जो है समाज का विभाजन पूरी तरह जो था धर्म आधारित हो गया था। लोग जो थे हिंदू मुस्लिम समुदाय में विभाजित हो गए थे। हिंदू मुस्लिम समुदाय में विभाजित थे। और ऐसा चूंकि मुस्लिम समाज में हिंदू समाज की तरह विभेद नहीं था, बल्कि उसमें एक तरह से समानता थी, इसलिए जो है इस समय निम्न वर्ग के हिंदुओं द्वारा जो है काफ़ी संख्या में मुस्लिम धर्म को स्वीकार किया गया था। ये बात भी जिक्र मिलता है साहित्यों से। तो अगर सारे क्रक्स में अगर बताएं, निष्कर्षतः अगर इन चीज़ों पे देखा जाए तो सल्तनत कालीन समाज जो है संक्रमण के चरण में था। ठीक है ना, समाज जो था और ये संक्रमण के चरण में था। ठीक है, मुस्लिम समाज का विभाजन जो था ये इसमें भी विभाजन था। खान हो गया, अमीर हो गया, मलिक हो गया, मलिक सरदार टाइप के लोग होते थे, इनमें भी विभाजित था। सामाजिक विभाजन कम, आर्थिक और प्रशासनिक अधिक था, ये भी आपको ध्यान रखना है। मुस्लिम समाज में जो है जातीय और नस्लीय विभाजन भी देखा गया है, जैसे कि देखो तुर्क, ईरानी, अफगान और भारतीय मुसलमान, इस टाइप से भी बटा हुआ था। ठीक है ना, ये तो खान अमीर ये तो था ही पैसे के बाद। इधर भी जातीय और नस्लीय विभाजन भी देखा गया है मुस्लिमों में। तुर्क, ईरानी, अफगान और भारतीय मुसलमान। ठीक है, तो ये तो हिंदू मुस्लिम वाली बात थी। अगर बात करें हम जो सल्तनत काल में महिलाओं की स्थिति क्या थी, महिला की स्थिति के बारे में अगर देखा जाए तो महिलाओं की स्थिति में जो है गिरावट देखने को मिला है। हालांकि शासक वर्ग के स्तर पर जो है मुसलमान और हिंदू समाज दोनों में ही जो है विदुषी और प्रभावशाली महिलाओं के उदाहरण तो मिला है। जैसे कि अगर बात करते हैं यहीं रजिया सुल्तान की महिलाओं में, अगर एग्जाम्पल में देखा जाए तो रजिया सुल्तान, और हिंदू में भी अगर बात करें तो एक रानी थी, रानी दिद्दा। ये जो थी विदुषी और प्रभावशाली महिलाओं में से इनका नाम आता है। लेकिन आम महिलाओं की स्थिति जो थी वो दयनीय थी। बाल विवाह, बहु विवाह, दहेज प्रथा चलता था, पर्दा प्रथा जो है का प्रचलन भी होता था। इस दौरान जो है हिंदुओं में सती प्रथा और बालिका हत्या का प्रचलन जो था
ये बढ़ गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। हिंदुओं में जो है सती प्रथा, प्लस बालिका हत्या जो था ये बढ़ गया था। समाज में जो था दास प्रथा की, अगर जहां तक बात करें, एक मिनट यार, पेन का स्टार्टिंग में दास प्रथा जो था, दास प्रथा मौजूद था। पुरुष महिला दोनों दास के रूप में रखे जाते थे। और इस समय जो थे दासों के दो रूप होते थे। दास प्रथा में दास के दो रूप होते थे। एक तो हो गया सामान्य दास, सामान्य दास, और एक होते थे, दूसरा होता था शाही दास। नाम से ही पता चल रहा होगा, शाही दास। ठीक है। शाही दासों की, सामान्य दासों की अपेक्षा जो है शाही दासों की स्थिति अच्छी थी, क्योंकि वे दासता से मुक्त हो सकते थे। वे अमीर, शाही दास जो थे ये अमीर, सेना नायक और सुल्तान तक भी बन सकते थे। अगर आप इस उदाहरण के लिए अगर देखें तो ऐबक जो था वो भी क्या था, ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, ये सब क्या था, शाही दास ही था, और सुल्तान भी बना है। साधारण दासों को जो है, साधारण दासों को यानी सामान्य दासों को जो है कृषि संबंधी कार्यों और घरेलू कामकाज में लगाया जाता था। सल्तनत काल में लगभग सभी सुल्तान और अमीर जो है बड़ी संख्या में दास रखते थे। ये चीज़ आप अच्छे से देख चुके हैं। अपना FST जो था कितना दास रखा था, सबसे ज़्यादा दास रखा था। काफ़ी संख्या में दासों रखने और कारखानों में नियुक्त करने की जो जानकारी जो है फिरोज शाह तुगलक के बारे में है। ठीक है, ये तो आपने महिलाओं की स्थिति हिंदू मुस्लिम भी देख लिए, दास प्रथा भी देख लिया। अगर हम इसको मिटाते हैं फिर बात कर लेते हैं थोड़ा, जो उस टाइम में शिक्षा की स्थिति कैसा था। सल्तनत काल में शिक्षा की अगर बात करें, शिक्षा की स्थिति, तो शिक्षा की कोई विशेष व्यवस्था नहीं था भाई, विशेष व्यवस्था कुछ नहीं था। विशेष व्यवस्था नहीं थे। हिंदू और मुसलमान जो था दोनों ही वर्गों में प्राथमिक स्तर की शिक्षा जो है परिवार और संबंधी लोग के द्वारा ही दी जाती थी। समाज में उनका घर ही शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। ठीक है, विशेष व्यवस्था नहीं था। और मध्य और उच्च स्तर पर जो थे मुस्लिमों को मदरसे और हिंदुओं को मंदिर और मठों में शिक्षा दी जाती थी। पाठ्य पुस्तकों में जो है धार्मिक विषयों का जो था अधिक प्रभाव था, चाहे वो हिंदू की बात करें तो हिंदू में भी और मुस्लिम में भी। और इसके अलावा जो है साहित्य और गणित की भी शिक्षा दी जाती थी। मध्य और उच्च स्तर पर जो मुस्लिम होते थे उन लोगों को। सल्तनत कालीन सामाजिक जीवन की अगर बात करें तो सामाजिक जीवन में एक परिवर्तन सूफी और भक्ति आंदोलन के बाद देखने को मिलेगा। और सूफी भक्ति आंदोलन जो है इनके बाद आपको देखने को मिलेगा, लेकिन इसको जो है मैं एक सेपरेट वीडियो में ही लाएंगे। सूफी भक्ति आंदोलन को पूरे अच्छे से पढ़ेंगे ही, क्योंकि सूफी और भक्ति की धारा ने जो है समाज की जटिलता को कम किया है और एक सद्भाव संस्कृति का विकास करता है। हिंदुओं और मुसलमानों के बीच भेदभाव कम हुए हैं और दोनों जो है एक दूसरे के पर्व त्योहारों में शामिल होने लगे थे। भारत की गंगा जमुना संस्कृति का विकास भी सल्तनत कालीन समाज में हुआ है। ऐसा सवाल पूछा जाता है, जो गंगा जमुनी संस्कृति का विकास कब हुआ है, तो वो सल्तनत काल में ही हुआ है। संस्कृति का भी विकास देखने को मिला है। ठीक है, तो मेनली मुझे लग रहा है जो सामाजिक जो सोशल स्टेटस है इससे रिलेटेड सारी चीज़ों के बारे में आपको मैंने मतलब बता दिया हूँ। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा इकोनॉमिक स्टेटस के बारे में। आर्थिक स्थिति क्या रहा था, आर्थिक स्थिति सल्तनत काल में क्या रहा है, आर्थिक स्थिति। ठीक है, इकोनॉमिक स्टेटस। सल्तनत कालीन आर्थिक स्थिति की जहाँ तक बात करें तो सल्तनत काल की जो
मूल अर्थव्यवस्था का आधार था वो क्या था? आधार जो था वो कृषि था, कृषि। और इस समय जो है जनसंख्या का अधिकांश हिस्सा जो था वो गांव में निवास करता था, गांव में निवास करेगा, कर रहा है, गांव में रहता था। और इनकी जो जीविका का मुख्य साधन जो है गांव वाले का क्या रहता है मेनली बता, तो भाई कृषि ही रहता है, कृषि ही रहता था। हालांकि कुटीर उद्योग, शिल्प कारीगरी और व्यापार वाणिज्य का भी जो है इस समय काफी विकास हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कुटीर उद्योग, कुटीर उद्योग, शिल्प कारीगरी, शिल्प कारीगरी और व्यापार वाणिज्य, व्यापार वाणिज्य का भी जो है इस समय काफी विकास हुआ है और यह तृतीय नगरीकरण के स्तर को प्राप्त किया है। तो लेकिन इनके बारे में थोड़ा अच्छे से जान लेते हैं। जैसे कृषि की अगर जहां तक बात करें, कृषि को लेकर के, तो कृषि का जो उत्पादन होता था सल्तनतकालीन आय का प्रमुख स्रोत भू राजस्व था। इसलिए जो है लगभग सभी सुल्तानों ने जो है कृषि के विकास के लिए कार्य किए हैं। मोहम्मद तुगलक के बारे में आपको मैंने पढ़ाया था, जो कृषि के विकास के लिए जो है मोहम्मद तुगलक विशेष ध्यान दिया जाता और कृषि विभाग भी बनाया था, जिनका नाम दीवान अमीर को ही रखा था। और अकाल संहिता तैयार करवाई थी, सिंचाई के लिए सैकड़ों कुएं खुदवाए, कृषि ऋण मतलब तकावी भी दिए थे, फसल चक्र पद्धति की शुरुआत भी करता है। फिरोज शाह जो है कई नहरें बनवाते हैं। भारत में जो है तुर्क आगमन के साथ ही जो है सिंचाई के लिए रहट प्रणाली, कृषि में सिंचाई के लिए जो है जब तुर्क का आगमन होता है तो रहट प्रणाली की शुरुआत भी होती है। रहट प्रणाली, रहट प्रणाली की शुरुआत भी होती है। लेकिन नहर सिंचाई, रहट से सिंचाई कुछ ही क्षेत्रों तक सीमित थी। सामान्यतः अगर देखा जाए तो वर्षा से ही सिंचाई होती थी, वर्षा का जल ही सिंचाई का प्रमुख साधन था। अच्छा, सल्तनत काल में, एक मिनट, इन सब को जो है ना बारी बारी से टोटल को देखेंगे, कुटीर उद्योग को भी, शिल्प कारीगरी को भी, व्यापार वाणिज्य को भी, तो एक सेपरेट लेते हैं। जैसे सल्तनत काल में अगर भूमि की बात करें, भूमि जो होते थे ये 4 भाग में विभाजित होते थे। भूमि 4 भाग में विभाजित होते थे। एक होता था खालसा भूमि, खालसा भूमि, उसके बाद दूसरा होता था इक्ता भूमि, तीसरा होता था अनुदान भूमि, और चौथा जो होता था ये होता था मतलब अधीनस्थ राजा और सामंतों की भूमि होते थे, ये सामंतों की भूमि। ठीक है, ये 4 भागों में विभाजित था। सल्तनत काल में भूमि जो था 4 भागों में विभाजित थी। खालसा भूमि जो होते थे, अगर इसके बारे में बात करें, खालसा भूमि के बारे में, तो यह जो है भूमि सीधे सुल्तान के नियंत्रण में रहते थे। सीधा नियंत्रण रहता, डायरेक्ट नियंत्रण रहता था किसका? सुल्तान का। सुल्तान का डायरेक्ट नियंत्रण रहता था। कृषक, मजदूर और दासों से जो है यहाँ खेती कराई जाती थी और केंद्रीय अधिकारी सहना अमीर या मलिक की सहायता से जो है राजस्व का वसूली की जाती थी। ठीक है, कौन अधिकारी? अगर अधिकारी की बात करें, खालसा भूमि में अधिकारी कौन रहते थे? अधिकारी, क्योंकि सब में अलग अलग देखने को मिलेगा आपको, तो इसमें शाहना, अमीर या मलिक, अमीर को ही मलिक भी बोलते थे। यहाँ इन्हीं की सहायता से क्या राजस्व वसूल की जाती थी। ठीक है, अब
बात कर लेते हैं इक्ता भूमि के बारे में। दूसरा भूमि था, कौन था? इक्ता भूमि। इक्ता भूमि जो है उच्च अधिकारियों को वेतन के बदले दी जाती थी, और उच्च अधिकारियों को वेतन के बदले दी जाने वाली भूमि के प्रमुख जो थे ये इक्तादार कहलाते थे। ये भी जान लीजिए, प्रमुख क्या कहलाते थे? इक्तादार। उच्च अधिकारियों को वेतन के बदले दिया जाता था, इक्ता भूमि। अब बात करते हैं अनुदान भूमि। अनुदान भूमि जो है राज्य द्वारा अधिकारियों, उलेमाओं, विद्वानों, संतों, धर्माचार्यों को जो है दान के रूप में दी जाने वाली भूमि थी। इसे जो है मिल्क, वक्फ, मदद ए मसा इन नाम से भी जानते थे। इसके अन्य नाम जो है मिल्क, वक्फ, मदद ए मास के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं लास्ट सामंतों की भूमि के बारे में। सामंतों, इसके तहत जो है उस भूमि को शामिल किया जाता था जो अधीनस्थ राजा या सामंत स्वायत्त शासकों की थी। वे सुल्तान की सत्ता को स्वीकार करते थे और समय समय पर जो है उपहार, नजरना या भेंट देते थे, लेकिन परंतु जो है अपने क्षेत्र में उन्हें पूर्ण स्वायत्तता रहती थी कुछ भी करने का। उस पर कृषि या अन्य आर्थिक गतिविधियों का संचालन किया जाता था इन सामंतों के द्वारा। ठीक है, तो ये आपको भूमि के प्रकार के बारे में बता दिया। अब हम बात कर लेते हैं भूमि को समझने के बाद, अब हम थोड़ा कारीगरी वाला बात भी कर लेते हैं। कारीगरी मतलब शिल्प तकनीक के बारे में। शिल्प तकनीक, इंग्लिश में क्राफ्ट्स। क्राफ्टमैनशिप, शिल्प तकनीक सल्तनत काल में कैसा रहा था? शिल्प तकनीक को लेकर के जो है सल्तनत काल में कई नवीनताएं आई है। कुछ नवीन तकनीकों को तुर्क अपने साथ लेकर आए थे और कुछ पूर्व से ही चली आ रही थी। तकनीकों में जो है मतलब कहा जाए तो ये सुधार किया गया है, तकनीकों में सुधार हुआ था, और तकनीकों में सुधार के कारण ही जो है कृषि, कुटीर उद्योग, निर्माण उद्योग, हस्तशिल्प उद्योग, इन सब के क्षेत्रों में जो है काफ़ी विकास भी हुआ, और इससे जो है स्थापत्य कला में भी इससे जो है सुधार हुआ, और इससे जो है स्थापत्य कला में भी जो है नवीनता देखने को मिलता है। सल्तनत काल की स्थापना के साथ ही जो है लोहे के फाल युक्त हल का प्रयोग जो है काफ़ी बढ़ गया है, और सिंचाई के लिए जो है ईरानी रट प्रणाली का जो है प्रचलन होने लगा है। फसल की भूसी से जो है अन्न के कणों को अलग करने के लिए जो है पवन चक्की का जो है प्रयोग सल्तनत काल में होने लगा है। वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में चरखे के प्रयोग से जो है रुई की सफाई करना, सूत काटना, धागा बनाना, ये सब काम भी आसान हो गया था। भारत में चरखे का एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नोट करके इसे लिख लीजिएगा, जो भारत में चरखे का प्रथम लिखित उल्लेख जो है, चरखे का प्रथम लिखित उल्लेख ईसामी क्या लिखा है भाई? फुतुह उस सलातीन। ईसामी क्या लिखा है? फुतुह उस सलातीन। फुतुह उस सलातीन में देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद जो है शिल्प तकनीक में बात करें तो रेशम के कीड़े पालने की प्रथा जो है दिल्ली सल्तनत में ही प्रचलित हुई थी, ये याद रखिएगा। बर्तनों के ऊपर कलई, टीन की परत लगाना, ये सब भी तकनीक का विकास जो है सल्तनत काल का ही देन है। 13वीं शताब्दी में जो है 13वीं शताब्दी में
तुर्कों द्वारा भारत में चीन से कागज निर्माण और जल्दसाजी तकनीक लाई गई थी। ये चीज ध्यान रखिएगा, एक बार सवाल पूछा गया था कहां से लाया गया था, तो चीन से जो है, चीन से कागज निर्माण प्लस जल्दसाजी तकनीक को लाया गया था। ठीक है, तो ये सब शिल्प तकनीक को। वहीं अगर बात करें तो जहाज रानी के क्षेत्र में जो है दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग फिरोज शाह तुगलक के काल में हुआ है, और शीशा उत्पादन तकनीक और शराब बनाने की जो है आसवन तकनीक का प्रयोग जो है सल्तनत काल का ही देन है। स्थापत्य कला में जो है, अगर बात करें स्थापत्य कला को लेकर, तो इसमें जो है मेनली मेहराब और गुंबद का जो है, मेहराब प्लस गुंबद का बड़े पैमाने पर निर्माण जो है तुर्की साम्राज्य की स्थापना का ही प्रभाव है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो शिल्प तकनीक से लेकर के मुझे लग रहा है जितना आपको डाटा दिए हैं इससे बाहर सवाल नहीं रहेगा किसी भी एग्जाम में। अब बात हम लोग कर लेते हैं उद्योग और व्यापार को लेकर के भी। उद्योग, सल्तनत काल में उद्योग की क्या स्थिति थी? उद्योग एवं व्यापार। ठीक है, सल्तनत काल में जो है कई हस्तशिल्प उद्योगों का विकास होता है। वस्त्र उद्योग उस काल के प्रमुख उद्योग की अगर बात करें, प्रमुख उद्योग में जो है वस्त्र उद्योग था। वस्त्र उद्योग प्रमुख उद्योग था, और इस समय जो है मेनली सूती वस्त्र उद्योग, रेशमी और ऊनी वस्त्रों का जो है काफी उत्पादन होता था। मोटे सूती वस्त्र से लेकर के जो है उत्तम कोटि के मलमल का उत्पादन होता था। बंगाल और गुजरात जो था मेनली, वो बंगाल और प्लस गुजरात वाला जो इलाका था, ये वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध स्थल थे सल्तनत काल में। और कागज निर्माण तकनीक विकसित होने से जो है कागज उद्योग का भी जो है, मतलब बाद में कागज उद्योग का भी विकास होता है यहाँ पे। जब 13वीं शताब्दी में कागज का प्रचलन मतलब चाइना से आ जाता है यहाँ पे, तो कागज उद्योग का भी विकास देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम बात कर लें अगर इंटरनल ट्रेड की, आंतरिक व्यापार की, इंटरनल ट्रेड, आंतरिक व्यापार की, तो आंतरिक व्यापार में जो है इंटरनल ट्रेड में सल्तनत काल में देश के अंदर उत्पादन के कई प्रमुख केंद्र थे। इसके अतिरिक्त जो है गांव में फसलों का उत्पादन होता था, इसलिए जो है गांव से शहर और एक उत्पादन केंद्र जो है दूसरे उत्पादन केंद्र के मध्य जो है व्यापार का भी विकास हुआ है। व्यापारी जो है ये लोग समूह में व्यापार करते थे, और व्यापारियों के समूह को तुजार ए खास कहा जाता था। व्यापारियों के समूह को तुजार ए खास कहा जाता। और शहरों के बीच जो है मुख्य रूप से विलासी वस्तुओं का व्यापार होता था। एक नगर के कारीगर और शिल्पी अपने उत्पादन को दूसरे स्थान पर ले जाते थे। बर्नी आंतरिक व्यापार को लेकर के बताते हैं, जो राजधानी दिल्ली में शराब अलीगढ़ और मेरठ से आते थे, अवध से कपड़ा और मालवा से पान आता था, मुल्तान एवं लाहौर से शक्कर दिल्ली लाई जाती थी। इसके अतिरिक्त जो है थट्टा, देवल, अहमदाबाद, बनारस, आगरा, ये सब जो थे प्रमुख व्यापारी केंद्र थे आंतरिक व्यापार में भी। अच्छा, आंतरिक व्यापार से ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको लग रहा होगा क्या सल्तनत काल में विदेशी व्यापार होता था क्या? नहीं होता था। विदेशी व्यापार की बात कर लें थोड़ा सा।
विदेशी व्यापार। विदेशी व्यापार फॉरेन ट्रेड की अगर जब बात करें तो सल्तनत काल में बाह्य व्यापार जल और स्थल दोनों मार्ग से होता था। विदेशी व्यापार जो था ये दोनों मार्ग से होता था, जल और स्थल दोनों मार्ग से होता था। पश्चिमी देशों के साथ दो प्रमुख समुद्री मार्गों के द्वारा जो है व्यापार होता था पश्चिमी देशों के साथ। पहला तो फारस की खाड़ी से होकर के पश्चिमी देशों के साथ जो था, पश्चिमी देशों के साथ जो व्यापार होता था वो फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर, फारस की खाड़ी प्लस लाल सागर होकर व्यापार होता था पश्चिमी देशों से। और भारतीय व्यापारी दोनों मार्गों से व्यापार करते थे, जल और स्थल दोनों से, और इसमें भी पश्चिमी देशों से, फारस की खाड़ी से भी और लाल सागर से, दोनों रास्तों से व्यापार करते। भारत से लोहा और हथियार, सूती वस्त्र, नील, जड़ी बूटी, शक्कर, इन सब चीजों का क्या निर्यात किया जाता था। मार्को पोलो ने लाहौर से इस्पात के निर्यात किए जाने का उल्लेख किया है। लाहौर और बयाना जो थे ये नील के लिए प्रसिद्ध थे, ये चीज आपको ध्यान रखना है। लाहौर प्लस बयाना, बयाना ये राजस्थान वाला इलाका था, ये नील के लिए बहुत प्रसिद्ध है, नील के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। तुगलक काल में जो है, तुगलक काल में दक्षिण में देवगिरी, तेलंगाना और मावार सड़कों के माध्यम से दिल्ली से जुड़ चुका था तुगलक काल में। इसके अतिरिक्त जो आप देखिएगा तो आपको मैं पढ़ा चुका हूं, जो खुरासन और मध्य एशिया के नगर में भी जो स्थल मार्ग जो है इस टाइम तक जुड़ गया था, जिसके कारण जो बाह्य व्यापार में काफी वृद्धि होती है। खिलजी काल में गुजरात सल्तनत का अंग हो जाने से जो है फारस की खाड़ी और लाल सागर से जो है व्यापार में बहुत ज्यादा वृद्धि हो गई थी। बासरा और हरमुज इस समय प्रमुख बंदरगाह के रूप में उभरे थे। सल्तनत काल के अगर प्रमुख बंदरगाह की बात करें, कभी अगर टपक जाए सवाल में, तो प्रमुख बंदरगाह जो थे सल्तनत काल में तो वो दो थे, बासरा और हरमुज। बासरा और हरमुज जो थे, हरमुज ये प्रमुख थे। ठीक है। और दक्षिण भारत में अगर बात करें, दक्षिण भारत में गोवा, कालीकट, कोचीन, मछलीपट्टनम, नागपट्टनम जो थे ये सब प्रमुख बंदरगाह थे दक्षिण भारत, जहां से कि पश्चिमी यूरोप, मध्य एशिया का व्यापार होता था। अच्छा, इस समय जो है विदेशों से घोड़े, दास, सोना, चांदी, सीसा, पारा, गुलाब जल, केवड़ा, केसर, अफीम, इन सब चीजों का जो है भारत में आयात किया जाता था। ठीक है। तो मतलब आपको अगर मैं व्यापार के बारे में अगर क्रक्स में बात करें तो सल्तनत काल में आंतरिक और बाह्य, सल्तनत काल में आंतरिक प्लस बाह्य दोनों व्यापार जो थे क्या थे, दोनों व्यापार अच्छे थे, उन्नत थे, दोनों व्यापार उन्नत थे। ठीक है। समकालीन शासकों के अलावा जो है व्यापारिक वर्गों ने इसे काफी उन्नत किया है, और भी उन्नत किया है, और इस विकसित व्यापार वाणिज्य ने ही जो है ध्वस्त हो चुकी नगरीकरण की प्रक्रिया को जो है पुनः आधार प्रदान करता है। और तृतीय नगरीकरण की शुरुआत जो है, तृतीय नगरीकरण की जो शुरुआत है वो सल्तनत काल में ही होता है, देखने को मिलता है। ये चीज भी आपको याद रखना है। अच्छा, नगरीकरण की अगर मैंने बात किया तो नगरीकरण में जो है अच्छा देख ही लेते हैं नगरीकरण क्या था। नगरीय अर्थव्यवस्था कैसा था, नगरीय अर्थव्यवस्था कैसा था सल्तनत काल में।
नगरीय अर्थव्यवस्था। नगरीय अर्थव्यवस्था जो था ये 11वीं शताब्दी में गौरी के आक्रमण के समय जो है नगरीय अर्थव्यवस्था पतन की स्थिति में थी। ये चीज़ आप पढ़ चुके हैं। और सामंतकालीन व्यवस्था ने जो है एक बंद अर्थव्यवस्था का विकास कर दिया था उस टाइम, जिससे कि जो नगरीकरण की योजना को धक्का लग गया था। लेकिन 12वीं शताब्दी आते आते तुर्क साम्राज्य की स्थापना के साथ जो है सामंतवाद का पतन हुआ है और एक खुली अर्थव्यवस्था का जो है विकास हो जाता है, जिसके फलस्वरूप जो है 15वीं शताब्दी में बनारस, ठट्टा और आगरा जैसे कई नगरों का विकास होता है। और इसके अतिरिक्त जो है इस समय कई प्रशासनिक नगरों का भी विकास हुआ है। कई नगर धार्मिक केंद्र के रूप में उभरे हैं। धार्मिक केंद्र के रूप में सल्तनत काल में जो नगर उभरे थे उसमें प्रमुख अगर बात करें तो अजमेर को ले सकते हैं आप, अजमेर। उसके बाद और कौन था, दौलताबाद, होशंगाबाद, मांडू, ये सब इलाका जो था मानचित्र पर उभरे हैं। कब? सल्तनत काल में ही धार्मिक केंद्र के रूप में उभरे। ठीक है। बनारस, ठट्टा, आगरा, ये सब नगर भी विकसित हुए हैं। अच्छा, अगर मनी सिस्टम की बात करें, मुद्रा व्यवस्था कैसा था, 1 मिनट ये भी कर ही लेते हैं, थोड़ा लंबा वीडियो हुआ तो अब कर ही देते हैं और लंबा। मुद्रा व्यवस्था, सल्तनत काल में मुद्रा व्यवस्था कैसा था? मुद्रा व्यवस्था, तो मुद्रा व्यवस्था के लेकर के आपको मैंने ये चीज बताया था, जो मोहम्मद गौरी ने जो है सोने का सिक्का जारी किया था, जिस पर की बात कर ही देते हैं थोड़ा। मोहम्मद गौरी का जो सिक्का था, मोहम्मद गौरी के सिक्के पे जो है लक्ष्मी की आकृति थी, लक्ष्मी की आकृति थी। और देवनागरी भाषा में लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था? मोहम्मद बिन शाम अंकित था मोहम्मद गौरी के सिक्के पर। और गौरी के सिक्के जो है देबली वाल कहलाते थे, ये भी आपको ध्यान रखिएगा। मोहम्मद गौरी के सिक्के जो थे ये देबली वाल कहलाते थे, मोहम्मद गौरी के सिक्के देबली वाल कहलाते थे। सल्तनत काल के प्रारंभिक वर्षों में यही मुद्रा जो है साम्राज्य में ज्यादा मतलब प्रचलित थे। इल्तुतमिश पहला तुर्क सुल्तान था जिसने कि शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए थे। मोहम्मद गौरी के बाद अगर मुद्रा व्यवस्था में बात करें इल्तुतमिश जो थे ये पहला तुर्क सुल्तान था जिसने कि जो है शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। उसने शुद्ध चांदी का टंका और तांबे के जीतल, चांदी के टंका और तांबा का जीतल, सवाल पूछा जाता है याद रखिएगा, जीतल का प्रचलन करवाया था। और इसी ने जो है सिक्कों पर टकसाल लिखने की परंपरा भी प्रारंभ की थी। इल्तुतमिश ने ही टकसाल लिखने का परंपरा भी प्रारंभ इसी ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी के समय में जो है सोने चांदी, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में जो था सिक्कों की अगर बात करें मुद्रा प्रणाली की, तो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में सोने, चांदी, तांबे और मिश्रित धातुओं के सिक्के जो है अत्यधिक मात्रा में जारी किए गए थे। उसके सिक्के पर, अलाउद्दीन खिलजी के सिक्के पर क्या लिखा रहता था? सिकंदर अल सानी शब्द था, सिकंदर अल सानी। ठीक है, ये सब लिखा अंकित रहता था। एमबीटी भी मुद्रा जारी किए थे, एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक। एमबीटी मुद्रा संबंधी जो है बहुत सारे प्रयोग भी किए थे। इसके बारे में तो वैसे हम आपको बताए थे, जो मुद्रा कैसे किया, संकेतिक मुद्रा चला दिया था जो कि योजना असफल रहा था। तो एडवर्ड थॉमस जो है इसे धनवानों का युवराज कहता था।
MBT को। और इसी में सर्वप्रथम जो है, अगर आपसे पूछा जाए सवाल, जो प्रतीकात्मक मुद्रा सबसे किसने जारी किया था, तो प्रतीकात्मक मुद्रा जो है ये MBT ने, संकेतात्मक या प्रतीकात्मक, ये लिख दो, प्रतीकात्मक मुद्रा जो है, प्रतीकात्मक मुद्रा और अदली नामक कांसे का सिक्का भी जारी किया था। ये अदली नामक सिक्का जारी किया था, जो कि किस चीज का था, कंसा का बना हुआ था। ठीक है, ये भी जारी किया था। फिरोज शाह तुगलक जो है, FST जो है, फिरोज शाह तुगलक, इसने अद्धा और बीख नामक 2 सिक्का चलाया था। अद्धा और बीख, अद्धा और बीख नाम के 2 सिक्के जारी करवाए थे, जिसमें आधा जो था ये आधा जीतल और 1/4 जीतल के होते थे। आधा जो था ये आधा जीतल का होता था, और ये बिख जो होता था ये 1/4, ये आधा और ये 1/4 जीतल के बने होते थे। बहलोल लोधी जो है, लोधी वंश में बहलोल लोधी, अगर सबका बात किए तो इसका भी कर लेना। बहलोल लोधी जो है, ये भी जीतल के स्थान पर जो है बहलोली नामक सिक्का जारी करता है। ये सवाल पूछा जाता है आपको, वैसे मैं बता चुका हूँ, सैयद ये लोधी वंश जो पढ़ा रहे थे, बहलोली नामक सिक्का जो है ये जारी करता है, जो मुगल बादशाह अकबर के समय तक जो है विनिमय का प्रमुख साधन रहता है। ठीक है, बहलोली नामक सिक्का, ये ध्यान रखिएगा आपको। तो सिक्का से रिलेटेड सारे चीज़ों के बारे में आपको बता दिए, यानी मुद्रा व्यवस्था भी, सल्तनत काल मुद्रा व्यवस्था भी बता दी। वैसे मुझे लग रहा है सल्तनत कालीन में आपको इतना पढ़ा दिए हैं, अगर आप पूरे अच्छे से अगर वीडियो को देख लेंगे तो मुझे नहीं लग रहा है जो आपको किसी भी एग्जाम में मतलब सवाल छूटेगा, क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर को देखते हुए मुझे नहीं लगता है जो कोई पॉइंट में छोड़ा हूँ, क्योंकि 4-5 बार पढ़ चुका हूँ मैं। तो इसलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।